हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था सैम्पल साइज। पहले तो सैम्पल डिजाइन के बारे में बात की थी, फिर सैम्पल साइज एंड देन टेस्टिंग। वो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे जो सैम्पल साइज को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेस्ट ऑफ डिटेल के रिस्पेक्ट में हो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट में हो। तो आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा सैम्पलिंग के मेथड्स। जितने टाइप्स ऑफ सैंपल हैं उनके जो जो मेथड्स हैं, सिलेक्शन करने के जो जो मेथड्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। और यस, एक ऑडिट प्रोसीजर्स की क्लास भी होस्ट होगी, अलग से प्रॉपर एक डिस्कशन होगा ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड एक स्टडी पूरी तरह से मिलेगी कि ऑडिट प्रोसीजर्स बेसिकली होते क्या हैं, क्या टाइप्स होते हैं उनके, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसके ऊपर एक अलग से क्लास होगी, बट इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आई है एक स्टूडेंट से, तो इसलिए पहले ये चैप्टर फिनिश होगा और उसके बाद ही वो क्लास होस्ट होगी। अच्छा, अब बात करते हैं सैंपल सिलेक्शन मेथड्स की। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग में भी दो सब हेड्स होते हैं। पहले तो रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, हर एक पॉपुलेशन में जितने आइटम्स होते हैं उनका सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। अगर 50 आइटम्स हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/50 होगी ही होगी। इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है स्ट्रैटिफाइड। तो ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। जैसे अगर एग्जांपल लें कोई भी सेल इनवॉइस का या परचेज इनवॉइस का, तो अगर हम उसे चेक करने बैठेंगे तो उसमें अगर हम एक पॉपुलेशन डिसाइड कर लें परचेजेस का या सेल्स का, तो उस पॉपुलेशन में जितने भी स्ट्रैटम होंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे, सबका इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। और ये सिलेक्शन होता है रैंडम नंबर टेबल्स की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, या फिर जैसे आप लोग खुद नंबर पिक करते हो या चूज करते हो। एक बॉल होता है, जैसे उसमें बहुत सारी चिट्स होती हैं, तो उसमें सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। उसी तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एप्लीकेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस जैसे अगर फॉल कर रहा है, एक रेंज डिसाइड हुई कि 55,000 से 2,25,000 की रेंज है, इसके बीच में फॉल करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज इसलिए होगी क्योंकि जितने भी यूनिट्स होंगे एक पॉपुलेशन में, सबका नेचर सिमिलर है, सबका नेचर यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो रेंज डिसाइड हो गई और उसमें सारे यूनिट्स का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। सेकेंड फॉर्म जो आता है वो आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का, जिसमें पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है और उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे स्ट्रैटा बोलते हैं, और उसमें से सैंपल उठाया जाता है। हर एक स्ट्रैटम को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो सेपरेट पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो पूरे ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन को पूरी तरह से स्ट्रैटा में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल सेम लें ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो उसमें जैसे 4 ग्रुप्स सिलेक्ट हुए, तो चारों ग्रुप्स में अलग अलग हेड्स हैं, कौन से बैलेंसेस 10 लाख के ऊपर हैं, कौन से बैलेंसेस रेंज कर रहे हैं 7.75 लाख से 10 लाख के बीच में, फिर कौन से बैलेंसेस ऐसे हैं जो रेंज कर रहे हैं 5.5 लाख के बीच, और 5.5 लाख से 7.75 लाख के बीच में। तो ऐसे जब ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, उसमें से अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। और इसमें सारे यूनिट्स का नेचर हेट्रोजीनियस होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंसेस होते हैं, तभी अलग अलग रेंजेस डिसाइड होती है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं इसमें। और ये उन पॉपुलेशंस के लिए रिकमेंडेटरी होता है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं,
जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, उनका रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ होती है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है, ये तो हमने रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स की बात कर ली। और अगर नॉर्मल जो मेथड्स हैं रैंडम सैम्पलिंग के अलावा, आता है एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें सिलेक्शन मेथड कैसे होता है, जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनका नंबर देखा जाता है। जितने भी नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं हम सैम्पलिंग साइज से, ताकि एक सैम्पलिंग इंटरवल निकल पाए। उसमें सैम्पलिंग इंटरवल निकलता है तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, और उसी से ही हम सैंपल लेके अपना प्रोसीजर्स कैरी आउट कर सकते हैं। बट ये मेथड इतना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, अब इसमें जो कोटेड है एग्जांपल, तो फर्स्ट 50 आइटम्स अगर चेक करने हैं तो ठीक है, उसमें से हम सैंपल चूज कर लें। बाकी जो रेंज अगर 50 आइटम्स की और होगी तो वो हम फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर उसमें रिस्क होगा, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क होगा, तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो डिराइव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये मेथड इतना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है सेल्स का, ब्रांच सेल्स का इंटरवल जैसे सिलेक्ट हुआ है 100, तो यहाँ पे मेंशन ये है कि ब्रांच सेल्स कब अगर होंगी, तब होंगी जब 100 आइटम पे हम पहुंचेंगे। तो इंटरवल जो सिलेक्ट हुआ है वो 100 सिलेक्ट हुआ है। अब इसमें मान लीजिए 2 अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबल एक मंथ के लिए, दूसरा दूसरे मंथ के लिए है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट तब होगी जब हम सिर्फ एक का ही वर्क चेक करेंगे और दूसरे को ओवरलुक कर जाएंगे। और यही पॉसिबिलिटी किस में राइज होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। इसलिए ये मेथड इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। केयरफुल एप्लीकेशन होता है इस मेथड को अगर हम लेके चल रहे हैं तो, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है। या तो आप एक से ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करें ताकि रिस्क को कम किया जा सके, बट एक पॉइंट से लेके अगर चलेंगे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा एक और मेथड आता है मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, जो कि वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है, जिसके बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इसमें ये मेंशन्ड है कि जो भी सैंपल का साइज होगा, रिजल्ट्स जैसे जैसे कैलकुलेट होंगे वो सारे मॉनेटरी टर्म्स में होंगे, मनी के टर्म्स में होंगे। फिर आती है हैफजर्ड सैम्पलिंग। तो हैफजर्ड सैम्पलिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, उसका कोई वे नहीं होता है। सैंपल सिलेक्ट होता है, ऑडिटर अपना जजमेंट यूज कर लेता है, एक्सपीरियंस यूज कर लेता है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई सैंपल साइज नहीं, कोई इंटरवल नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं सिलेक्ट, किसी का भी बेस नहीं लिया जाता है हैफजर्ड सैम्पलिंग में। तो इसमें जो है ना, ऑडिटर बायस हो जाता है, पार्शियल हो जाता है। इसलिए ये मेथड एप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। फिर आती है ब्लॉक सैम्पलिंग। अच्छा, ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है? ब्लॉक्स जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, तो इसमें ब्लॉक का सिलेक्शन होता है ऑफ कंटीजुअस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से ब्लॉक्स का सिलेक्शन होता है। कभी कभी कुछ पॉपुलेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं, फीचर्स ऐसे होते हैं कि उसमें हमें ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ आइटम्स को ही एग्जामिन या स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें जो है ऑडिटर फिर ये वाला मेथड यूज करता है, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, इसमें और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इसमें भी ऑडिटर थोड़ा बायस हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल है सेल्स इनवॉइसेस का, तो फर्स्ट 200 अगर सेल्स इनवॉइसेस अगर हम देखें किसी भी मंथ की, और ऑल्टरनेटिवली उसमें हम कोई भी 4 ब्लॉक ले लें 50 सेल इनवॉइसेस का, 50 सेल इनवॉइसेस का, तो उसमें अगर फर्स्ट आइटम हम एक ब्लॉक से सिलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो ऑडिटर ये मान लेगा कि अगर फर्स्ट आइटम सही है, उसके रिजल्ट सही निकल रहे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो बाकी ऑडिटर एक अजम्पशन ले लेगा कि बाकी जो ब्लॉक है वो भी उसके जो आइटम्स हैं वो सेम पैटर्न या सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो इससे बाकी आइटम्स जो होंगे ब्लॉक के वो ओवरलुक हो जाएंगे, वो इग्नोर हो जाएंगे। और इसी वजह से ये वाली प्रैक्टिस भी कम रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इसमें भी ओवरलुकिंग बहुत होती है और बहुत सारे डेविएशंस रह जाते हैं, ऑडिटर नहीं देख पाता है। तो ये तो हो गए सैम्पलिंग के मेथड्स। अब इसके अलावा जो टॉपिक है, सैम्पलिंग के मेथड्स ओवर हो चुके हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। दो तरह के रिस्क इसमें डिफाइंड है। एक सैम्पलिंग रिस्क, रिस्क जो ऑडिटर का कंक्लूजन जो भी निकालता है वो निकालता है सैंपल के बेसिस पे, ठीक है, और वो डिफरेंट हो सकता है उस कंक्लूजन से अगर एंटायर पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन है, उसे हम एक ही ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, उसमें एक ही ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, ठीक है। और रिस्क हमेशा से रहेगा जब ऑडिटर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेगा, क्योंकि सैम्पलिंग में ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं होता है, 100% चेकिंग नहीं होती है। अगर सैम्पलिंग का रिस्क लो है तो लार्जर सैंपल साइज चाहिए होगा। ये हम लोग ने डिस्कस किया भी था टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। तो यहाँ पे वही बात फिर से आ रही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स की। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स का भी थोड़ा ब्रीफ देना था। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वो प्रोसेसेस, टेक्निक्स या मेथड्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, जिससे कि वो एक कंक्लूजन पे आ पाए और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो एक तरह से ऑडिट प्रोसीजर्स हेल्प करते हैं ऑडिटर को प्रोग्राम क्रिएट करने में, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर बनाता है प्लानिंग स्टेज पे, और उसके बाद फिर वो अपना ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच और रिस्क्स देखता है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच डिफाइन करेगा और उससे उसको रिस्क्स का आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ऑडिटर्स प्रोसीजर्स क्यों बनाते हैं, रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन तब भी इनहेरेंट रिस्क्स रह जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन कर पाए, ठीक। तो पार्टनर्स जितने भी होते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट टीम जो होती है, उसके जो पार्टनर्स होते हैं, उन्हें ऑडिट प्लान को अप्रूव करना पड़ता है और प्रोसीजर्स को भी अप्रूव करना पड़ता है। किस चीज से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ताकि सारे कंसर्न्स और रिस्क्स को हम एड्रेस कर चुके हों। और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट एंड पीरियड टू पीरियड, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सारी एंटिटीज का अलग अलग होता है। इसलिए ऑडिटर को टाइम टू टाइम प्रोसीजर्स बदलने पड़ते हैं। भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कोई फर्म में कोई भी दूसरा मेंबर कर रहा हो, कोई दूसरा पार्टनर कर रहा हो, लेकिन प्रोसीजर्स अपडेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर्स में भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे एनालिटिकल रिव्यू, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस पे। फिलहाल सैम्पलिंग रिस्क के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे आप डीएम भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Press the bell icon for latest updates, and yes, do revise whatever you study, क्योंकि उसी से ही आप अपडेटेड रहेंगे और टिप्स में रहेंगे आपकी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिस्क की बात करेंगे और चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।